नमस्कार। भारत की कला, नृत्य और संगीत, इनके बारे में बात करना बिल्कुल एक रंग बिरंगी भूल भुलैया में जाने जैसा है ना? ढेरों नाम, अलग अलग घराने और ढेर सारे तथ्य जिन्हें याद रखना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज इस शानदार विजुअल मैप के जरिए हम इन सबको एक बहुत ही मजेदार और आसानी से समझ में आने वाले ढांचे में पिरोने वाले हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस पूरे सफर को हमने दो बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। पहला है एक्ट 1 नृत्य का भूगोल, और फिर हम बढ़ेंगे एक्ट 2 वाद्यों की सिम्फनी की तरफ। चलिए सीधे छलांग लगाते हैं एक्ट 1 नृत्य का भूगोल में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारी लोक कलाएं सीधे अपनी मिट्टी से, अपने भूगोल से जुड़ी हुई हैं। अगर हम भारत के नक्शे पर नजर डालें तो हर राज्य की अपनी एक अलग ही धड़कन है। पूर्वोत्तर में देखिए, असम में ढोल और पेपा की धुनों पर एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह के बिहू मनाए जाते हैं। थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें तो महाराष्ट्र में ढोलकी की थाप पर तमाशा की ऊर्जा ही अलग है। राजस्थान की रंगीली कच्ची घोड़ी और उसके ढोल बांकिया की गूंज, और उत्तर की तरफ हरियाणा का झूमर और पंजाब में ढोलक की तेज ताल पर होने वाला गिद्दा, वाह। वहीं दक्षिण में तेलंगाना का पेरिनी तांडवम, जिसमें शंख और नगाड़े बजते हैं। ये सब सिर्फ डांस नहीं है, ये अपनी अपनी जमीन की असली आवाज हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ शारीरिक हाव भाव नहीं बल्कि कमाल के संतुलन का नमूना होती हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का चरक्युला नृत्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कोई मामूली नृत्य नहीं है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर तेल का जलता हुआ दीपक रखकर डांस करती हैं। जरा सोचिए, राधा कृष्ण की भक्ति और ऐसा गजब का फिजिकल बैलेंस, ये सच में हैरान कर देने वाला दृश्य होता है। लोक कलाओं की इस रंग बिरंगी दुनिया से अब हम रुख करते हैं हमारी महान शास्त्रीय नृत्य विरासत की तरफ। ये वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारी पूरी कला सदियों से टिकी है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कत्थक, ओडिशा का ओडिसी, केरल की कथकली और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो बुनियादी ढांचा है जिन्होंने भारत की कला को एक ठोस आकार दिया है। अब इन सारे प्राचीन नामों और कलाओं को देखकर दिमाग में एक सवाल आना तो लाजमी है। इन सभी शानदार शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुरानी शैली आखिर है कौन सी? ये ऐतिहासिक सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ था? और इसका बिल्कुल सटीक जवाब है भरतनाट्यम। जी हाँ, तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों से जन्मी ये हमारी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। रुक्मिणी देवी, अरुंडेल जैसे दिग्गजों ने इस कला को एक बिल्कुल नई दिशा दी, और इसी महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए राधा श्रीधर का नाम भी बहुत अहम है, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये सफर दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन कला पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती है। महान कलाओं की बात बिना महान कलाकारों के तो अधूरी है ना? उत्तर भारत के कत्थक में लखनऊ घराने के पंडित बिरजू महाराज, अदिति मंगलदास और दमयंती जोशी के नाम बिल्कुल चमकते हुए सितारे हैं। ओडिशा से निकले ओडिसी में गुरु पंकज चरण दास और सोनल मानसिंह। और हाँ, एक दिलचस्प बात, सोनल मानसिंह ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम की भी उस्ताद हैं। केरल के कथकली की बात करें तो मिलेना साल्विनी का नाम तो बहुत ही खास है, जिन्हें इस बेमिसाल योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए अब शरीर की लय और ताल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एंटर करते हैं एक्ट 2 वाद्यों की सिम्फनी में। अब हमारा सारा फोकस उन जादुई वाद्य यंत्रों और उन्हें अमर कर देने वाले उस्तादों पर होगा। जब भी शास्त्रीय संगीत का जिक्र होता है तो सितार की गूंज सबसे पहले कानों में पड़ती है। इसका इतिहास बहुत ही विशाल रहा है। बनारस घराने के महान पंडित रविशंकर, उनके साथ उस्ताद विलायत खान, उस्ताद मुश्ताक अली खान और मेहर घराने के निखिल बनर्जी, इन उस्तादों ने मिलकर इस एक इंस्ट्रूमेंट को जो ग्लोबल पहचान दिलाई है ना, वो संगीत के इतिहास में किसी जादू से कम नहीं है। अगर हम तारों वाले वाद्यों को थोड़ा और करीब से देखें तो सारंगी के उस्तादों में मध्य प्रदेश के अब्दुल लतीफ़ खान, राजस्थान के शंकर खान और पंडित राम नारायण का नाम सबसे प्रमुख है। वहीं सरोद की जब बात हो तो ग्वालियर घराने के बेजोड़ उस्ताद अमजद अली खान की महारत को कौन भूल सकता है। इन कलाकारों को उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उनके राज्यों के साथ जोड़कर देखना इस पूरे सांस्कृतिक ताने बाने को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। खैर,
तारों वाले वाद्यों से जरा हटकर एक बहुत ही बेसिक लेकिन मजेदार मैकेनिकल सवाल पर आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की वो आइकॉनिक शहनाई तो हम सब ने सुनी है, पर क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि वो अपनी जादुई आवाज असल में पैदा कैसे करती है? इसका जवाब इसके मैकेनिज्म में ही छिपा है। शहनाई असल में एक वायु वाद्य यंत्र है, यानी एक विंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें किसी तार को नहीं छेड़ा जाता, बल्कि जब इसमें हवा फूंकी जाती है तब वो सुरीली ध्वनि निकलती है। बिहार के डुमरांव में जन्मे और बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने हवा के इस प्रवाह पर जो कंट्रोल हासिल किया, सच कहूं तो उन्होंने शहनाई को हमेशा के लिए एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। अब इस तुलना को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। शहनाई की ही तरह बांसुरी भी एक वायु वाद्य यंत्र है, जिसके सिरमौर हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष माने जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट कश्मीर की हसीन वादियों से निकला संतूर तारों पर छोटी छोटी लकड़ियों से चोट करके बजाया जाता है। संतूर का नाम आते ही भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा याद आ जाते हैं। ये तुलनात्मक तरीका हवा बनाम तार दिमाग में एक ऐसा मजबूत खाका तैयार कर देता है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इस पूरी म्यूजिकल पजल को पूरा करने के लिए ताल, पश्चिमी वाद्य और गायन को शामिल करना भी तो बनता है। पंजाब घराने के तबले की ताल उस्ताद अल्लाह रखा के बिना अधूरी है। पियानो जैसे वेस्टर्न वाद्य पर भारतीय धुनें सजाने का कमाल वी बलसारा ने किया। सिम्फनी के वर्ल्ड क्लास उस्ताद हमारे मुंबई में जन्मे जुबिन मेहता हैं। और अंत में फैजाबाद की गजल और ठुमरी मलिका महान बेगम अख्तर, जिन्होंने अपनी आवाज से गायकी को एक नई ऊंचाई दी। तो इस पूरे शानदार सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब किसी एक ताल, एक वाद्य या एक छोटे से डांस मूवमेंट को परफेक्ट करने में उस्तादों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, तो भारत के इस विशाल और विविधता से भरे नक्शे का कौन सा हिस्सा इतिहास में सबसे लंबे समय तक अपनी गूंज बनाए रखेगा? इन कलाकारों का अपनी कला के लिए ये आजीवन समर्पण सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कला को डिकोड करने का हमारा आज का ये सफर यहीं पूरा होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?